उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग आज फिर से अपने चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल मेथड में दिया हुआ है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है। पहले हम लोगों को क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है। लैंग्वेज को पढ़ने के बाद उसको एक मैथमेटिकल टर्म्स में जनरेट करना है और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिना किसी बात की वो करते हुए सीधा आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए थिन राइट ट्रायंगुलर शीट इज डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। मैं इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ूंगा। इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए थिन राइट ट्रायंगुलर शीट, आपके पास एक पतली सी राइट ट्रायंगुलर शीट है, तो वो यहां पर उसकी जो बेस है ना, उसकी लेंथ की बात कर रहा है। राइट ट्रायंगुलर शीट का मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। कहानी समझ आ रही है भाई? राइट ट्रायंगुलर शीट का मतलब है वो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप की शीट है, जिसका एक एंगल कैसा होता है 90 डिग्री का। वो यहां पर कुछ ऐसी वाली शीट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा कि जो उसका बेस है, अगर आप उसकी लेंथ को इज डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, अगर आप उसकी बेस की जो लेंथ है उसको आप 1 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देते हैं एंड इट्स परपेंडिकुलर साइड इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, और उसकी जो परपेंडिकुलर साइड है अगर आप उसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर शीट रिमेन्स अनचेंज। तो वहां पर वो जो ट्रायंगुलर शीट है आपकी, उसका एरिया अनचेंज रहेगा। रिमेन अनचेंज मतलब वो चेंज नहीं होगा। कहानी का मतलब समझिए, आपके पास ना यहां पर एक मान लीजिए नॉर्मल सी ट्रायंगुलर शीट है, राइट ट्रायंगुलर शीट है। राइट ट्रायंगुलर शीट का मतलब उसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो आपके पास एक नॉर्मल सी राइट ट्रायंगुलर शीट है। मान लिया मैंने, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगुलर शीट है, जहां पर ये जो है वो इसका बेस है, ये जो है वो इसका बेस है, और ये जो है वो इसकी यहां पर हाइट है। भाई ये वाला यहां पर इसका बेस है और ये जो है यहां पर इसका हाइट है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शीट है नॉर्मल। तो सबसे पहले उसने कहानी में क्या कहा, आपके पास एक राइट ट्रायंगुलर शीट है, आपने उसका जो बेस है उसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया, उसकी परपेंडिकुलर लेंथ को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा करने से एरिया रिमेन्स अनचेंज, ऐसा करने से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एरिया पे फर्क नहीं पड़ा मतलब हम लोग यहां एरिया वगैरह की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, तो आप कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या कर दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या कर दो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस और हाइट, अगर आप बेस और हाइट दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कब आएगा? जब आप बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो अब तक की कहानी में ये हमारे पास एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, नॉर्मल सी ट्रायंगुलर शीट है, राइट ट्रायंगुलर शीट है, जहां पर अभी क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक नॉर्मल सी ट्रायंगुलर शीट लेकर आया। मैंने ये कहा कि जो वो ट्रायंगुलर शीट है, राइट ट्रायंगुलर शीट है, उसके बेस का नाम मैं बी अगर दे दूं और हाइट का नाम अगर मैं एच दे दूं, तो उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये उसका एरिया होगा। अब मैं थोड़ा सा कहानी के अंदर जाना चाहूंगा। कहानी में क्वेश्चन वाले ने आपसे ये कहा कि आप यहां पर क्या करते हैं, इसी राइट ट्रायंगुलर शीट में थोड़ा सा आप चेंज कर रहे हो, इसकी लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज या डिक्रीज आप कुछ ऐसा कर रहे हो। तो उसके लिए क्या हुआ, एक बार फर्स्ट लाइन को दोबारा पढ़िए। इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए थिन राइट ट्रायंगुलर शीट इज डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, ये जो उसकी बेस है, ये जो उसकी बेस की लेंथ है, बेस की लंबाई है,
आपने उसको 1 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया। जरा सोचो, पहले से बेस बी था भाई, पहले से बेस की जो लेंथ है, बेस की जो लंबाई है वो यहां पर बी थी। तो अब अगर डिक्रीज हो गया 1 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा? अब अगर पहले से बी था और अब 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया तो ये b-1 हो जाएगा। भाई बेस अब आपका b-1 हो गया, ये यहां पे कहानी आ गई। एंड इट्स परपेंडिकुलर साइड इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो ये वाली परपेंडिकुलर साइड है आपने इसे कितना इंक्रीज कर दिया? 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया। जरा सोचो, पहले से अगर वो परपेंडिकुलर साइड h सेंटीमीटर की थी तो अब कितनी हो जाएगी? अब यहां पर h+1 हो जाएगी। ये वैसे ही कहानी चल रही है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर शीट है जिसका साइड है 3, 4, 5 लाइक दिस, इस तरीके से। आपने 1 डिक्रीज करा, 1 इंक्रीज करा, तो यहां पर मान लीजिए आपने बेस में 1 डिक्रीज कर दिया तो 4 में से 1 गया 3, हाइट को 1 इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया 4। ऐसी ही कहानी चल रही है, कभी कुछ डिक्रीज कर रहे हो, कभी कुछ इंक्रीज कर रहे हो। तो डिक्रीज और इंक्रीज तब कर पाएंगे जब पहले से पता होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शीट है जिसका बेस बी है और जिसकी हाइट h है। और अगर बेस बी है और हाइट h है तो आप कैसे निकालोगे उसका एरिया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आप ऐसे निकाल लोगे। तो ऐसा करने से कहानी में थोड़ा सा चेंज हो गया। वो क्या चेंज हुआ? क्वेश्चन वाले ने हमारे सामने केस बना दिया, क्वेश्चन वाले ने हमारे सामने केस बना दिया। तो केस नंबर फर्स्ट में वहां जो उसका बेस है वो 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया। तो अगर बेस हमारे पास पहले से बी था तो अब b-1 हो गया, और हमारे पास जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। तो अगर हमारे पास पहले से हाइट h थी तो अब यहां पर वो h+1 हो गई, ये हमारे पास यहां पर हो गया। और ऐसा करने से उसने लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसा करने से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शीट रिमेन्स अनचेंज, वहां पर जो उसका एरिया रहेगा वो चेंज नहीं होगा। सोचो, अगर मेरे पास साइड का नाम बदल गया, अगर मेरे पास साइड का नाम बदल गया, जैसे यहां पर देखिए, यहां 3 था, यहां 4 था। अगर आप इसका एरिया निकालते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते, आप 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते 6 आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन मैंने ध्यान से देखो इन दोनों को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये वाली साइड कुछ और थी, ये वाली कुछ और है, इन दोनों को चेंज कर दिया। तो चेंज करने से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी एरिया 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 ही है। तो सोचो, आपने जब इसकी साइड में ये डिक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया, तो एरिया पे फर्क नहीं पड़ा, जगह हमारे पास उतनी ही है, उसका जो एरिया निकलेगा इधर उधर मिला के, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसा जो भी है वो उतना ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले से जो एरिया है वो ठीक है, जो हमारे पास पुराना वाला एरिया है वो किसके इक्वल आएगा? वो नए वाले एरिया के इक्वल आएगा। भाई हमारे पास जो पुराना वाला एरिया है वो नए वाले के इक्वल आएगा, क्योंकि आपने उसकी साइड में इंक्रीज करा, आपने उसकी साइड में कुछ डिक्रीज करा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, एरिया तो आपका उतना ही है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं यहां से मान लीजिए दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, और मैं दिल्ली से जाते हुए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉलोनी कॉलोनी होता हुआ जाऊं या तो मैं बाहर हाईवे से होता हुआ जाऊं। अगर मैं कॉलोनी से होता हुआ इधर उधर की गलियों से होता हुआ जा रहा हूं तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, और अगर मैं अपना पाथ चेंज कर रहा हूं, हाईवे से होता हुआ जा रहा हूं, तब भी मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। तो ऐसा 2 घंटे लगने से क्या दोनों के रिजल्ट पे कोई चेंज आया? आप उधर से जाओ, आप उधर से जाओ, एक ही तो बात है, टाइम तो चेंज नहीं हुआ ना, टाइम तो आपका सेम रहा ना। तो वैसा ही कुछ यहां रिजल्ट है। आपने भले ही उसकी साइड को आपने भले ही उसकी साइड को चेंज कर दिया हो, इंक्रीज कर दिया हो, डिक्रीज कर दिया हो, एरिया तो वही रहने वाला है। एरिया तो तभी वही आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पुराना वाला एरिया ही वही आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और आपके तरीके से देखो,
इसको भी एरिया, अगर आप इसको एज ए एरिया निकालोगे, इसको एज ए एरिया निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मैंने यहां पर 3 4 जा 12/2 करा 6 आया, यहां 4 3 जा 12/2 करा 6 आया। अल्टीमेट गोल जो मेरा रिजल्ट है वो सेम आने वाला है, चाहे आप डिजिट को चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा पुराना वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वो तो यही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सोचो अगर मुझे नया वाला निकालना हुआ, आप नया वाला निकालोगे तो वो पुराने वाले के इक्वल आएगा। तो अगर नया वाला निकालना हुआ तो नया वाला निकालोगे कैसे? वही सेम कहानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इस बार बेस की जगह कौन है? इस बार बेस की जगह b-1 है, तो यहां पर आ जाएगा b-1। और हाइट की जगह कौन है? इस बार हाइट की जगह h+1 है, तो यहां पर आ जाएगा h+1। भाई आपकी भले ही डिजिट चेंज हो गई हो, एरिया पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो वो वही आएगा जो पुराना वाला है। इसलिए मैंने लिखा कि नए वाले ट्रायंगल का एरिया और पुराने वाले ट्रायंगल का एरिया सेम है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ। मैं आज भी कॉलोनी से दिल्ली जाते वक्त 2 घंटे का टाइम लेता हूं, मैं आज भी हाईवे से दिल्ली जाते वक्त 2 घंटे का टाइम लेता हूं। तो आप पुराने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, नए वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों सेम रहेगा, रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप पुराने वाले का निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन नए वाले का निकालोगे 1/2 इंटू बेस की जगह b-1 और हाइट की जगह h+1। दोनों रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब मुझे लगता है कि ये कंडीशन आपको समझ आ गई कि मैंने क्यों इन दोनों को इक्वल रखा, पुराने एरिया और नए एरिया को इक्वल रखा, क्योंकि उसकी साइड को चेंज करने पर एरिया पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने दोनों को आपस में इक्वल रखा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 गया, ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो b की मल्टीप्लाई h में होगी, तो आपके पास BH आ जाएगा। b की मल्टीप्लाई +1 में होगी तो आपके पास प्लस का b आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई h में होगी तो माइनस का h आ जाएगा। और -1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो भी माइनस का 1 आएगा। और राइट साइड में 1/2 तो कट गया, आपके पास सिर्फ BH बचा, सिर्फ BH बचा। और कहानी के हिसाब से BH से BH भी गया, तो आपके पास b-h-1 इज इक्वल टू 0 बचा। और -1 को आप उधर भेज दो तो b-h-1 इधर जाके आपका +1 आ गया। ये आपके पास पहली कहानी आ गई। इतना समझ आया? अब दूसरी कहानी के ऊपर जाते हैं। दूसरी कहानी थी आगे, मतलब थर्ड लाइन पर अब हम लोग आ गए कि इफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर साइड इच इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। इस बार आप क्या कर रहे हैं, बेस भी और परपेंडिकुलर साइड भी, इच लिखा हुआ है, EACH इच लिखा हुआ है। इसका मतलब आप दोनों के दोनों को इंक्रीज कर रहे हो, आप बेस को भी इंक्रीज कर रहे हो, आप परपेंडिकुलर साइड को भी इंक्रीज कर रहे हो। कितना इंक्रीज कर रहे हो? बाय 1 सेंटीमीटर। दोनों में 1 सेंटीमीटर आप, मतलब बेस पहले अगर b था तो अब b+1 हो गया, हाइट पहले अगर h थी तो अब h+1 हो गया। तो ऐसा करने से द रिजल्टिंग एरिया इंक्रीजेस बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा करने से एरिया भी बढ़ गया। लास्ट टाइम एरिया कांस्टेंट था, इस बार एरिया भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। क्या पूछा है बाद में आएंगे, पहले जो कहानी दी है उसको पढ़ के उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगली कहानी में केस नंबर सेकंड में, यहां पर आपको हल्का सा लाइटली दिख रहा होगा, तो केस नंबर सेकंड में क्या हुआ कि बेस एंड परपेंडिकुलर साइड इच इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब इस बार फिर से आपके पास एक ट्रायंगल आया, फिर से
अगर पहले बेस बी था तो अब पहले बेस बी था और हाइट एच था, तो अब दोनों ही 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होंगे। अगर पहले बेस बी था तो अब बेस हो जाएगा b+1। क्या हो जाएगा? b+1। अगर पहले से हाइट h थी तो अब हाइट हो जाएगी h+1। कितनी हाइट हो जाएगी? h+1। क्योंकि बेस भी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होंगे। ये समझ आया? तो ऐसा करने से आपका जो एरिया है ट्रायंगल का वो भी इंक्रीज हो गया। ऐसा करने से जो ट्रायंगल का एरिया है वो भी इंक्रीज हो गया। वो कितना इंक्रीज हो गया? वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। वो 4 मतलब इंक्रीज हो गया। तो अगर पहले से कुछ ना कुछ, मान लीजिए किसी चीज का एरिया पहले से था 15, पहले से 15 था, तो अब 4 इंक्रीज हो गया, मतलब अब 19 हो गया ना। अब कितना हो गया? अब 19 हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने इसका एरिया निकाला पहले, मैंने मानने के लिए कहा है, लेट करने के लिए कहा है कि ये मेरा नॉर्मल ओरिजिनल ट्रायंगल है। मैंने इसका एरिया निकाला, मुझे 15 मिला। और ये मेरा वो वाला ट्रायंगल है जहां मैंने अपने केस को अप्लाई कर दिया, साइड में इंक्रीज करा डिक्रीज करा, अपने केस को अप्लाई कर दिया। तो केस को अप्लाई करने के बाद इसका एरिया जब निकालूंगा तो 19 आएगा। इसका एरिया निकालूंगा तो 19 आएगा। अब 19 कैसे मिला? जब आपने 15 में 4 प्लस करा, क्योंकि एरिया भी तो 4 इंक्रीज हो गया। वो 19 आपका दो तरीके से आ सकता है। आप या तो पुराने वाले एरिया में 4 को प्लस कर दो, या तो नए वाले का एरिया निकाल के देख लो, दोनों जगह से ही 19 आएगा। भाई कहानी समझ आ रही है ना? मैंने ये पुराना वाला ट्रायंगल लिया, इसका एरिया मुझे 15 मिला था, मैंने साइड में थोड़ा सा चेंज करा, कुछ करा, और मेरे पास ये नया ट्रायंगल आ गया। अब जो नया ट्रायंगल है उसका एरिया मैं दो तरीके से देख सकता हूं। या तो मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके क्रॉस चेक कर लूंगा, 19 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लेट करने को कहा है। या तो मैं 15 में 4 प्लस कर दूंगा, 19 आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हो गया। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी करने वाला हूं मैं। आपके पास जो पुराना ट्रायंगल है वो ये पुराने ट्रायंगल का एरिया है वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर नए वाले ट्रायंगल का एरिया 4 इंक्रीज हो गया, तो 4 इंक्रीज होने का मतलब दो तरीके से सोचूंगा। या तो पुराने वाले एरिया में 4 प्लस कर दो, आ जाएगा। या तो यहां पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, आ जाएगा। दो तरीके से सोचो। कौन कौन से दो तरीके? या तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, वो किसके इक्वल आएगा? जब पुराने वाले एरिया में 4 प्लस करोगे। आप इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, वो 19 आ रहा है, और 19 किसके इक्वल है? पुराने वाले एरिया में 4 प्लस कर दो। कहानी समझ आई? तो अगर मेरे पास ये नया ट्रायंगल आया और मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूं, तो वो कैलकुलेट होने के बाद इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? जब पुराने वाले ट्रायंगल के एरिया में 4 इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि एरिया 4 बढ़ गया। अगर पहले से इतना था तो अब ये +4 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसको ये +4 कर देते हैं। कहानी समझ आई? तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस बार बेस की जगह कौन है? इस बार बेस की जगह b+1 है, तो ये हो जाएगा b+1 इंटू हाइट की जगह कौन है? इस बार हाइट की जगह यहां पर h+1 है, तो ये हो जाएगा h+1। आई थिंक यहां पर एक वो है, मैं उसको उड़ा देता हूं। ओके, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। आइए, तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस b+1 है और हाइट यहां पर h+1 है। और ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा? जब आप पुराने वाले एरिया में क्या प्लस करोगे? जब आप पुराने वाले एरिया में 4 प्लस करोगे। जब आप
पुराने वाला एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में क्या प्लस करोगे, में 4 प्लस करोगे। कहानी समझ आई। अगर एरिया 4 इंक्रीज हुआ है तो इसका यह मतलब है कि आप चाहे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो तो वो रिजल्ट इक्वल आएगा जब आप पुराने वाले रिजल्ट में 4 प्लस करोगे। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो रिजल्ट इक्वल आएगा जब आप पुराने वाले रिजल्ट में 4 को प्लस करोगे, क्योंकि एरिया 4 इंक्रीज हो गया। अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करो। अच्छा 1/2 से 1/2 नहीं कट करना क्योंकि प्लस का 4 दिक्कत करेगा, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2 के साथ b की मल्टीप्लाई h में करोगे तो bh आएगा, b की +1 में करोगे तो प्लस का b आएगा, +1 की h में करोगे तो प्लस का h आ जाएगा, और +1 की +1 में करोगे तो प्लस का 1 ही आएगा। और राइट साइड में काम करो, इसके नीचे 1 मान के जरा 2 और 1 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 1 का एलसीएम आपके पास यहां पर 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 गया, ऊपर क्या बचा, BH बचा। ऊपर क्या बचा, BH बचा। फिर 2 को डिवाइड करो 1 से। ये मक्खी परेशान कर रही है, आइए यहां पे। ओके आइए, अब एलसीएम लेते वक्त पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो यहां पर प्लस का 8 आ जाएगा। और अब ये नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 चला गया, ऊपर वाले BH से ये BH भी गया, यहां पर बचा B प्लस H। एक काम करो, +1 को उधर भेजो तो +1 उधर जाके माइनस होगा, और 8 में से 1 गया तो आपके पास यहां पर 7 आ गया। तो B प्लस H की वैल्यू 7 आ गई। आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, यहां पर एलसीएम लिया, ये आया, 2 से 2 गया, BH से BH गया, वैल्यू वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो B प्लस H यही रह गया, +1 उधर जाके माइनस हो गया, तो 8 में से 1 गया, तो B प्लस H की वैल्यू 7 आ गई। अब एक बार B माइनस ये वाली इक्वेशन है, एक बार ये वाली इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है B माइनस H इज इक्वल टू 1, और यहां लिखा हुआ है B प्लस H इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास कहानी है। सॉल्व करोगे तो H से H गया, B और B आपके पास 2B हो जाएगा, 1 और 7 आपके पास 8 हो जाएगा। आप जब इसमें कैंसिल करोगे तो बेस आपके पास आ गया 4, बेस आपके पास आ गया 4, और b इज इक्वल टू 4 को उठा के कहीं भी पुट कर दो, h आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहां करा, तो 4 प्लस h इज इक्वल टू 7, प्लस का 4 उधर जाके माइनस होगा, तो h की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4, डेट मीन्स जो हाइट है वो आपके पास यहां पर 3 आ गई, और जो बेस है वो आपके पास यहां पर 4 आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से एक अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा, लेकिन बस उसमें अपने कंसेप्ट को फॉलो करना था, अपने कंसेप्ट को फॉलो करना था, और मुझे निकालना भी यही था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो लाइंस को पढ़ते चले जाओ, जो आपको रिजल्ट स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है उसको पढ़ो, और पढ़ के समझो कि क्या करा ताकि ये हो गया, और ऐसा होने से ये हो सकता है, फिर अगली कहानी में ये हो गया तो ऐसा होने से ये हो सकता है, उसको फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा। यही चीज करना होता है मैथ्स में। जो आपको उसने कहा, जो भी आपको उसने क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है, आप ना उसे फॉलो करते चले जाओ। अपने बस लॉजिकल स्टेटमेंट लगाते चले जाओ कि अच्छा ये हो गया तो अब ये हो जाएगा, और अब आपने ये करा तो इसके बाद ये हो सकता है, और ये करा तो इसके बाद ये हो सकता है। इन चीजों को फॉलो करते चले जाओ, आपका रिजल्ट यहां पर अपने आप आ जाएगा। ये कहानी समझ आई? तो मेरे को लगता है क्वेश्चन काफी अच्छा था। जैसा भी था, जो भी लगा, कमेंट में फीडबैक दो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।